नमस्कार, विवेकानंद क्लासेस में स्वागत है। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं सिंधु नदी। और इस सिंधु नदी से परीक्षाओं में जो भी प्रश्न बन सकते हैं, मैंने पूरी कोशिश की है कि उन सभी प्रश्नों को इसमें समेटा जाए और सिंधु नदी के ओरिजिन से लेकर और भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है और किस स्थान से बाहर निकलती है, कहां पर ये मैदानी भागों में प्रवेश करती है और कैसे अरेबियन सी में जाकर के गिर जाती है, और कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं जो दाएं हाथ से मिली हैं, कौन सी ऐसी सहायक नदियां हैं जो बाएं हाथ से मिली हैं और किस स्थान पे मिली हैं और उन पे कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं। इन सबको समेटते हुए हम सिंधु नदी का अध्ययन करेंगे। आपको पता है कि सिंधु नदी एक पूर्ववर्ती नदी है। नदियां मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, एक पूर्ववर्ती नदी और एक अनुवर्ती नदी। पूर्ववर्ती नदियां वे नदियां होती हैं जो किसी भी भूखंड का निर्माण होने से पूर्व ही बह रही होती हैं, जबकि अनुवर्ती नदियां वे होती हैं जब किसी भूखंड का निर्माण हो जाता है और उसके बाद बहना प्रारंभ करती हैं। नदियों में हम पढ़ेंगे कि सिंधु नदी एक पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। पूर्ववर्ती नदी है। आपको पता है कि हिमालय पर्वत दुनिया का सबसे नया बलित पर्वत है और अभी भी इसका निर्माण प्रारंभ है, अर्थात जारी है। हिमालय पर्वत के निर्माण से पहले से ही सिंधु नदी बहती थी। आपको पता है कि प्राचीन काल में एक नदी बहती थी जिसका नाम था शिवालिक नदी। शिवालिक नदी को ही इंडो ब्राह्म नदी बोलते थे और वह असम से लेके और कश्मीर तक बहती थी। लेकिन प्लीस्टोसीन काल में पोतवार पठार में उठाव हुआ तथा पश्चिम बंगाल में मालदा गैप में धसाव हुआ। परिणाम स्वरूप जो शिवालिक नदी थी, इंडो ब्राह्म नदी थी, वो तीन भागों में बट गई, जिसमें एक नदी सिंधु नदी जो हिमालय के पश्चिम से बहने लगी, एक ब्रह्मपुत्र नदी जो हिमालय के पूर्व से होकर बहने लगी और एक सिंधु नदी जो हिमालय के सभी पार्ट्स को काटते हुए और बीच से बहने लगी। सिंधु नदी हिमालयी नदियां हैं और हिमालयी नदियों की खासियत ये होती है कि वो सदानीरा कहलाती हैं। सदानीरा क्यों? क्योंकि हिमालय पर्वत में लगभग 4.5 किलोमीटर ऊंचाई पर चलने पर बर्फ जमा हो जाती है, यानी कि 4.5 किलोमीटर समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर चलने पर हिमालय पर बर्फ जमा रहती है और जैसे ये ताप बढ़ता है ये बर्फ पिघलती है। बर्फ जो ग्लेशियर के रूप में संचित है, वो जब पिघलती है तो वो इन्हीं नदियों के माध्यम से जल बहता है। दूसरा कारण, हिमालय की नदियों में जब बरसात होती है तो वर्षा से जो भी पर्वतों को वर्षा प्राप्त होती है वो नदियों के रूप में पानी नदियों में प्रवाहित होता है। आप जानते हैं कि नदी और नहरों में मूल रूप से अंतर ये होता है कि नदियां प्राकृतिक होती हैं, जबकि नहर अर्थात कैनाल आर्टिफिशियल होती हैं, कृत्रिम होती हैं, मानव के द्वारा खोदी जाती हैं। जबकि नदियां प्राकृतिक रूप से बहने वाली धाराएं हैं और एक नदी दूसरे में, दूसरी नदी तीसरे में, तीसरी नदी चौथे में, और ये सभी नदियां मिला के एक बेसिन का निर्माण करती हैं। बेसिन अर्थात द्रोणी।
आइए देखते हैं, नदी द्रोणी को समझते हैं। कोई भी नदी अपने क्षेत्र का जल किसी एक मुख्य नदी में मिला देती है, तो जिस जिस क्षेत्र का जल वो अपने साथ में बहाकर लाती है, उस पूरे क्षेत्र को उसकी नदी द्रोणी या बेसिन कहते हैं। जैसे कोई एक नदी ये है, कोई दूसरी इसमें आके एक इधर से मिल गई, 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 एक इधर से आके मिल गई, एक इधर से मिल गई, एक इधर से मिल गई, और इस पूरे क्षेत्र को नदी द्रोणी या नदी बेसिन कहा जाता है। जहां जहां से सहायक नदियों के द्वारा जल इस घाटी में आता है, मुख्य नदी में आता है, इस पूरे क्षेत्र को नदी द्रोणी या नदी बेसिन कहते हैं। सिंधु नदी का अगर संपूर्ण क्षेत्र देखा जाए, सिंधु नदी तिब्बत से निकलती है, उसके बाद भारत में बहती है और फिर पाकिस्तान में बहती है। इसका मतलब ये हुआ कि सिंधु नदी ऐसी है जो 3 देशों में बहती है। इसकी उत्पत्ति अर्थात ओरिजिन तिब्बत में होता है, और तिब्बत वास्तव में चाइना का ही क्षेत्र है। तो ओरिजिन इसका तिब्बत में होता है, उसके बाद ये भारत में प्रवेश करती है, और भारत में मात्र एक जिले में ही ये प्रवेश करती है, और वो जिला कौन सा है? लद्दाख जिला। लद्दाख जिले में प्रवेश करती है, बहती हुई लद्दाख से ही बाहर निकल जाती है और फिर ये पाकिस्तान चली जाती है। तो सिंधु नदी से प्रश्न बनता है कि सिंधु नदी कितने देशों में बहती है? तो वो 3 देशों में बहती है। सिंधु नदी की अगर कुल लंबाई देखी जाए तो इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, जबकि वास्तव में यह भारत में 1114 किलोमीटर ही बहती है। दूसरी बात कि ये भारत के सिर्फ लद्दाख क्षेत्र में बहती है। भारत के सिर्फ लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में बहती है। हम जो वास्तव में मैप देख रहे हैं भारत का, वास्तव में ऐसा है नहीं। अगर हम देखें तो लगभग ये क्षेत्र इसे हम पीओके या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। अर्थात ये क्षेत्र तो हमारा है, लेकिन इस क्षेत्र पर कब्जा किसने कर लिया है? पाकिस्तान ने। ऐसे ही ये जो क्षेत्र है, ये है तो भारत का, लेकिन इस पे कब्जा किसने कर लिया है? चीन ने। और इस क्षेत्र को अक्साई चीन कहा जाता है, जबकि इस क्षेत्र को गिलगित बाल्टिस्तान कहा जाता है। जबकि इसी क्षेत्र में से ये भाग पाकिस्तान ने चीन को दे दिया है, जिसे सक्सगाम कहा जाता है। अर्थात जगह किसकी? भारत की, और गिफ्ट कौन कर रहा है? पाकिस्तान। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके कब्जे में है। तो अगर हम ये देखें और यहां से ये क्षेत्र, क्योंकि अब जम्मू और कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, तो ये क्षेत्र जम्मू कश्मीर का है, जबकि ये क्षेत्र लद्दाख रीजन है। इसमें केवल 2 ही जिले हैं, जबकि इसमें 20 जिले हैं
और 2 जिले मुजफ्फराबाद और मीरपुर को भी है तो पाकिस्तान के कब्जे में, लेकिन शामिल किस में दिखाया है? जम्मू कश्मीर में। ये वर्तमान की स्थिति है और इसी वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम अध्ययन प्रारंभ करेंगे। पहला सवाल ये बनता है कि सिंधु नदी कहां से निकलती है? सिंधु नदी तिब्बत क्षेत्र से निकलती है। तिब्बत चीन का ही भाग है। हमने जब हिमालय पर्वत पढ़ा था तो यहां देखा था कि हिमालय ये हमारा जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख है, ये हिमाचल प्रदेश है, ये पंजाब है, ये उत्तराखंड और ये हरियाणा। तिब्बत में कैलाश रेंज है, अर्थात कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत के उत्तर की तरफ से एक नदी निकलती है जिसे कहते हैं सिंगी खवा। सिंगी खवा बा। जबकि दक्षिण की तरफ से एक और नदी निकलती है जिसे मूल रूप से हम सिंधु कहते हैं। वास्तव में कैलाश पर्वत के एक उत्तर से और एक दक्षिण से 2 नदियां निकलती हैं, एक को सिंधु और एक को सिंगी खवाब कहते हैं। इसी में एक तीसरी नदी दक्षिण से आके मिल जाती जिसे गर्तन छून कहते हैं, और इन तीनों ही नदियों को मिलाकर सिंधु नदी कहते हैं। तो पहला प्रश्न बनता है कि सिंधु नदी कहां से निकलती है? तो सिंधु नदी तिब्बत से निकलती है। सिंधु नदी कहां से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। तिब्बत किसका भाग है? चीन का भाग है। किस पर्वत से निकलती है? कैलाश पर्वत से निकलती है। किस स्थान से निकलती है? तो इस स्थान का नाम है बोखरछू। बोखरछू, क्योंकि एक नदी बोखरछू से निकलती है और दूसरी सिंध का बाग से। तो सिंधु नदी बोखरछू से निकलती है और सिंध का बाब से निकलती है। चूंकि ग्लेशियर पिघलने के बाद जहां जल इकट्ठा कर देते हैं उसी को हम किसी एक स्थान पे जल जाके इकट्ठा हो जाता है, उसी को हम झील कहते हैं। तो ये किस झील से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील से निकलती है। उत्पत्ति स्थल एक ही है, लेकिन प्रश्न के अनुसार ही इसका उत्तर होगा। पूछा जाता है कहां से निकलती है? भारत से, पाकिस्तान से, तिब्बत से, तो हमारा उत्तर होगा तिब्बत से। किस पर्वत से निकलती है? तो कैलाश पर्वत से। कैलाश पर्वत से। किस स्थान से निकलती है? तो बोखरछू से। किस झील से निकलती है? तो मानसरोवर झील से, और मानसरोवर झील के पूर्व से निकलती है या पश्चिम से निकलती है? तो
कहाँ से निकलती है? पश्चिम की तरफ निकलती है। इसी में एक और नदी आके मिल जाती है जिसका नाम है गर्तंगछू, और यह तिब्बत से क्योंकि भारी भरकम हो जाती है। अब भारत का क्षेत्र देख रहे हो आप, ऊंचा है, तो इसे भारत में एंटर करने के लिए दम लगानी पड़ती है। और यहाँ पर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है दमचौक। भारत में जिस स्थान से ये भारत में प्रवेश करती है उसका नाम है दमचौक। दमचौक में ये भारत में प्रवेश करती है। और जब हमने ट्रांस हिमालय पढ़ा था तो ट्रांस हिमालय में 3 श्रृंखलाएं बताई थी, उत्तर से दक्षिण, काराकोरम पर्वत, लद्दाख पर्वत और जास्कर पर्वत। तो यहाँ जास्कर पर्वत है, यहाँ लद्दाख पर्वत है और यहाँ काराकोरम पर्वत है। सिंधु नदी यहाँ से निकलने के बाद और लद्दाख पर्वत को काटती हुई और ये उत्तर की ओर लद्दाख पर्वत है, जबकि दक्षिण की ओर जास्कर पर्वत। दक्षिण में कौन सा है? जास्कर। और जो उत्तर में है ये इसे लद्दाख क्षेत्र का भी नाम है और लद्दाख पर्वतों के भी नाम है। तो ये जास्कर, ये लद्दाख और ये है जो काराकोरम या काराकोरम। तो सिंधु नदी भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है और लद्दाख पर्वत और जास्कर पर्वत के बीच से बहती है। और यहाँ पर नंगा पर्वत है और नंगा पर्वत के पास आके ये एक तीव्र मोड़ बना के एक गहरे गार्ज का निर्माण करती है। सवाल आता है कि गार्ज क्या होता है? जब नदी पहाड़ी क्षेत्रों से बहती है तो नदी में एक प्रवृत्ति होती है अपर्दन करने की, रास्ते को काटने की। जब उसके सामने कोई कठोर चट्टान होती है और मुलायम चट्टान होती है तो वो मुलायम चट्टान को काट देती है और एक वी आकार की घाटी बना देती है। इसी वी आकार की घाटी के और बड़े रूप को गार्ज कहते हैं, जैसे सिंधु गार्ज। ब्रह्मपुत्र भी बनाती है, ब्रह्मपुत्र गार्ज। हिमालय नदियां ज्यादातर हैं वो गार्ज का निर्माण करती हैं। तो सिंधु नदी यहाँ पे एक गहरे गार्ज का निर्माण करती है और इसी गार्ज का एक बड़ा रूप कैनियन कहलाता है। जैसे ये नदी कोई जाती है और ये नदी का मार्ग है और ये इधर से जाती है तो इस क्षेत्र को पूरे को काट देती है और ये ऐसे रास्ता बना देती है। इसी को हम क्या कह देते हैं? गार्ज। और जब यही गार्ज और विस्तृत हो जाता है तो इसी को हम कैनियन कह देते हैं। अर्थात गार्ज का ही एक बड़ा रूप है जिसे हम कैनियन कह देते हैं। तो सिंधु गार्ज बनाती है, कहाँ बनाती है? पीओ के रीजन में, क्योंकि हम इस क्षेत्र को देख चुके हैं कि ये जो क्षेत्र है ना पाक अधिकृत है, यानी कि ये पाक के कब्जे में है। किसका? भारत का। अभी हाल ही में आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर पाकिस्तान सिंधु नदी पर डायमर भाषा प्रोजेक्ट बना रहा है, अर्थात डायमर भाषा बांध का निर्माण कर रहा है। पाकिस्तान
ये प्रयास कई बार पहले भी कर चुका है, किंतु एक बार भी ये प्रयास सफल नहीं हो पाया। लेकिन अब की बार चूंकि चाइना इसकी हेल्प कर रहा है, हालांकि भारत आज भी अपना विरोध दर्ज कर रहा है, लेकिन अब ये भविष्य बताएगा कि डायमर भाषा प्रोजेक्ट बनता है कि नहीं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायमर भाषा बांध किस नदी पे बन रहा है, तो सिंधु नदी पे बन रहा है। और कहां पर बन रहा है, तो गिलगित बल्टिस्तान इलाके में बन रहा है, अर्थात पीओके में बन रहा है। सिंधु नदी चूंकि ये पाकिस्तान के इलाके में, पाकिस्तान के कब्जे में है, और यहाँ पे जितना जुल्म किया जा सकता है ये लोग करते हैं, तो आदमी नदियां भी चिल्लाने लगती हैं। और इसीलिए यह चिल्लास नामक स्थान पर भारत से एग्जिट कर जाती है, बाहर निकल जाती है और पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान में यहाँ एक स्थल है अटक। अब तक ये जो नदी बह रही थी वो पहाड़ी क्षेत्रों में बह रही थी, यानी सिंधु नदी अपने उद्गम से लेकर और यहाँ तक पहाड़ी क्षेत्रों में बह रही थी, और अटक से मैदानी भागों में प्रवेश करने लगती है। क्या अटक भारत में है? नहीं, कहां पर है? पाकिस्तान में है। तो ये पाकिस्तान से मैदानी भागों में बहने लगती है। अभी हम आगे जानेंगे कि इसमें कैसे आके काबुल इसी जगह पे आके मिल जाती है। इसके बाद चूंकि ये मैदानी भागों में आ जाती है तो इसका बहाव कम हो जाता है, और ये धीरे धीरे देख रहे हैं ना कि ये जो सिंधु नदी है पाकिस्तान को एक तरह से देखा जाए तो दो भागों में विभाजित करती है। और यहाँ पे है कराची बंदरगाह, और कराची बंदरगाह के पूर्व में यह अरब सागर में गिर जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि सिंधु नदी निकल कहां रही है? हिमालय से, और गिर कहां रही है? अरब सागर में। क्या हिमालय से निकलने वाली नदियां सभी अरब सागर में गिरती हैं? नहीं। हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो प्रश्न उठता है कि कौन सी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, और कौन सी नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो हम इसकी सहायक नदियां देखेंगे। फिर हरियाणा में एक स्थान है जिसका नाम है अंबाला। जब हम अंबाला से देखते हैं, मैंने अभी बताया था कि प्राचीन काल में एक शिवालिक नदी हुआ करती थी, और वही 3 भागों में बट गई, जिसको एक हम सिंधु नदी, इसके बाद दूसरी ब्रह्मपुत्र नदी, जबकि तीसरी गंगा नदी। हाँ, 3 नदियां 3 भागों में बट गई थी, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। शायद मैंने इसी वीडियो में आगे सिंधु नदी और सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी बताया है, तो मैं उसे करेक्ट कर रहा हूं कि सिंधु नदी और गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इन तीनों नदियों को मिलाके पहले शिवालिक नदी कहते थे। अर्थात प्राचीन काल की शिवालिक नदी वर्तमान में सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के रूप में वर्तमान में बह रही हैं। तो यहां से जो उत्तर का क्षेत्र है, यहाँ की नदियां हैं वो अरब सागर में गिरती हैं, और यहाँ से ये हरियाणा है, और यहाँ से दक्षिण की जो नदियां हैं, यहाँ से पूर्व की नदियां हैं वो
बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सिंधु नदी कहां से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। किन दो पर्वतों को काटती है? तो लद्दाख पर्वत को काटती है और लद्दाख और जास्कर के बीच से होके बहती है। उसके बाद ये पीओ के रीजन में जाती है कि नहीं जाती है? हाँ, जाती है। और इतनी मार खाती है कि चिल्ला के कहा निकल जाती है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान में अटक जाती है। अटक से ये क्या करती है? मैदानी भागों में प्रवेश करती है और फिर ये कराची के पूर्व में या पश्चिम में? पूर्व में। कराची बंदरगाह के पूर्व में ये अरेबियन सागर यानी कि अरब सागर या अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। कोई भी नदी एक उसका उद्गम क्षेत्र होता है, उत्पत्ति क्षेत्र होता है, ओरिजिन होता है, और दूसरा उसका मुहाना होता है जो कहीं न कहीं किसी सागर या महासागर या किसी झील में गिरता है। जहां वो अपना जल जाके छोड़ती है उसे उस नदी का मुहाना या किनारा कहते हैं। उस नदी का मुहाना या माउथ कहते हैं। किनारा तो बैंक होती है, किसी भी नदी का किनारा है वो ये है, लेकिन मुहाना है वो ये है। यहाँ से नदी निकल रही है और यहाँ पे समाप्त हो रही है, तो ये क्या हो गया? मुहाना हो गया, माउथ हो गया। कोई भी नदी जब बहती है, कोई भी नदी जब बहती है तो उसकी तरफ अगर मुंह खड़ा करके, उधर मुंह करके खड़ा हो जाइए और जिधर हमारा सीधा हाथ होता है उस नदी का सीधा होता है, जिधर हमारा बायां होता है या उल्टा होता है उस नदी का भी उल्टा होता है। तो अगर हम सिंधु नदी देखें, क्योंकि सिंधु नदी इधर को बह रही है और यहां से देखें तो ये हमारा सीधा हाथ है अर्थात राइट हैंड है, जबकि इधर वो दायां हाथ है अर्थात लेफ्ट हैंड है। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि बाएं हाथ से अर्थात लेफ्ट हैंड से कौन कौन सी नदी मिलती हैं। और आप जानते हो कि बाएं हाथ से मिलने वाली जो प्रमुख 5 नदी हैं उन्हें पंचनद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचनद। अब पंचनद से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं कि प्राचीन काल में इन नदियों को क्या कहा जाता था। तो सिंधु को तो सिंधु नदी ही कहा जाता था। अगर उत्तर से दक्षिण क्रम देखा जाए इस पंचनद का तो सबसे पहले नदी है झेलम, और झेलम से दक्षिण में चिनाब नदी, चिनाब या चेनाब, और चेनाब के बाद रावी, ब्यास और सतलज। अभी हम मैप पे सबको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले प्रश्न बनता है कि झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था। तो झेलम का नाम क्या था? वितस्ता। आपने इतिहास में पढ़ा होगा झेलम वितस्ता युद्ध। कमेंट करके बताइए किस किस के बीच में हुआ था। झेलम के बाद जो दूसरी नदी है उसका नाम है चिनाब। चिनाब को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो अस्किनी। झेलम को वितस्ता, चिनाब को अस्किनी, रावी को परुसड़ी, रावी परुसड़ी, और ब्यास को विपासा। ब्यास को क्या कहा जाता था? विपासा, और सतलज को सतुद्री। तो देख लेते हैं झेलम को वितस्ता। आप कमेंट करके बताएं कि वितस्ता हाइडेस्पीस का युद्ध कब हुआ था? यूनानी आए थे तब या ईरानी आए थे तब? चिनाब, चिनाब को क्या कहते थे? अस्किनी। रावी को परुसड़ी, ब्यास को विपासा। ये विपासा वसु नहीं है,
सतलज को शतुद्री। अगर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का क्रम पूछा जाता है तो सबसे उत्तर में कौन सी है? सिंधु नदी। सिंधु को, एक सेकेंड,